हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीबॉडीज़ के बारे में। बेसिकली हम एंटीबॉडीज़ को हम 3 वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, जिसका हमारा फर्स्ट पार्ट ये होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी और उसका फंक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एंटीबॉडीज़, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, क्यों कहते हैं आगे हम बात करेंगे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन इसको क्यों कहते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कह सकते हो और फिर एंटीबॉडीज कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होता है, सबसे पहले इसको ही देखते हैं। ठीक है, सबसे ये क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन है। किससे बनता है, एक्टिवेटेड बी सेल या प्लाज्मा सेल इसका फॉर्मेशन करता है। ठीक है, काम क्या होता है, ये एंटीजन से बाइंड करता है बेसिकली। ठीक है, कैसे बाइंड करता है, क्या बाइंड करता है, वो हम आगे अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, लोकेशन मतलब अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इसका लोकेशन कहाँ पे आता है, गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन ऑफ सीरम। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, डिस्टेंस की वजह से माइग्रेशन होता है हमारा डिफरेंट प्रोटीन्स का, तो ये हमारा गामा ग्लोब्यूलिन मतलब ग्लोब्यूलिन टाइप में एक गामा टाइप का ग्लोब्यूलिन है, और ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या आता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, और ये हमारा किस में लाई करेगा, गामा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन ऑफ सीरम इन जेल, सॉरी इन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इसका प्रेवलेंस की बात करें, मतलब ये ऑलमोस्ट 20 to 25% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन होता है। समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, 20 to 25% होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट आप ध्यान रख सकते हो, जैसे पहले भी मैंने बताया कि एंटीबॉडी क्या है, इसका फंक्शनल नेम है। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इसका स्ट्रक्चरल नेम है, क्योंकि ग्लोब्यूलिन टाइप का है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, और ये दोनों इंटरचेंजेबल है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो ना। ठीक है, अब हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या, अब इसके पास 4 चेन होते हैं, जिसको कहते हैं हेटेरोडाइमर। हेटेरोडाइमर, ठीक है, 4 चेन हेटेरोडाइमर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 आइडेंटिकल हैवी चेन होते हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन होते हैं। ये हमारा हैवी चेन हो गया। ठीक है, ये हमारा लाइट चेन हो गया। कैसे हैवी और लाइट कहते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। अप्रॉक्सीमेटली हैवी चेन का कितना होता है, 50,000 डाल्टन, और लाइट चेन का कितना होता है, 25,000 डाल्टन। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे हमने इसको हैवी और लाइट चेन, लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ज़रूर से ध्यान देना है कि ये आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब ये जो हैवी चेन होता है, एक एंटीबॉडी में एक ही टाइप का होता है। क्या क्या अलग अलग टाइप का होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन जो भी होगा आइडेंटिकल होगा। हैवी चेन आइडेंटिकल होगा, दोनों सेम टाइप के होंगे, और जो लाइट चेन होते हैं वो भी आइडेंटिकल मतलब सेम टाइप के ही होंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इंटर डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं और इंट्रा डाई सल्फाइड बॉन्ड्स, दोनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है इनके बीच में। ठीक है, ये हमारा बेसिक था हमारा एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, चेन्स को हम जो दो हमारे पास चेन है, हैवी चेन और लाइट चेन, इसको फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लाइट चेन के बारे में बात करते हैं। तो लाइट चेन हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक कापा टाइप का, एक लैम्डा टाइप का। टाइप कैसे, बेसिकली प्रोटीन किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम इसको कापा और लैम्डा टाइप का, 2 टाइप का लाइट चेन होता है। ठीक है, वैसे हम अगर हैवी चेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप ऑफ हैवी चेन होते हैं, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, इप्सिलॉन। ठीक है, एंड इन जो हैवी चेन होते हैं, हैवी चेन के टाइप से ही हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं एंटीबॉडी का क्लास। अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर, आपको ध्यान से ये सुनना है, अगर किसी एंटीबॉडी के अंदर गामा टाइप ऑफ हैवी चेन है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, आईजीजी टाइप का एंटीबॉडी होगा। ठीक है, अगर अल्फा है तो आईजीए, अगर म्यू है तो आईजीएम, डेल्टा है तो आईजीडी, और एप्सिलॉन है तो आईजीई। मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हैवी चेन का क्या है कि हैवी चेन डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक रूल होता है, जिससे मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया, कि हमारे पास जो एंटीबॉडी होता है उसमें हमारे पास आइडेंटिकल हैवी चेन और आइडेंटिकल लाइट चेन होता है।
लाइक अगर लाइट चेन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो अगर आपके पास कोई एंटीबॉडी के अंदर कापा टाइप ऑफ लाइट चेन है तो हमारे पास दो लाइट चेन है, तो दोनों लाइट चेन हमारा कापा टाइप का होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कापा और लेमडा एक ही साथ एक ही एंटीबॉडीज के अंदर प्रेजेंट होंगे, या तो कापा होगा या तो लेमडा होगा। ठीक है, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ चेन, हैवी चेन, लाइट चेन एंड उसका फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, या ये बात याद रखना है कि हैवी चेन का टाइप ही हमारा एंटीबॉडी का क्लास डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमारे पास जो दोनों चेन्स है उसमें हमारे पास दो रीजन होते हैं। ठीक है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास दो चेन है, ये हैवी चेन, लाइट चेन। ठीक है, उनके पास दो एंड होता है, एक तो नाइट्रोजन एंड और दूसरा कार्बन एंड। ठीक है, एंड इन जो हमारा नाइट्रोजन एंड होता है उधर साइड से कुछ अमाइनो एसिड का ग्रुप, जैसे आप याद इसको नहीं रखना है लेकिन ऐसा अप्रॉक्स 100 अमाइनो एसिड का ग्रुप क्या होता है, एक वेरिएबल रीजन बनाता है, दोनों हमारे पास लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी। एंड बाकी का जो पार्ट होता है वो कांस्टेंट रीजन बनाता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन एंड के पास अराउंड 110 अमाइनो एसिड का ग्रुप क्या बनाता है, एक वेरिएबल रीजन बनाता है। ठीक है, एंड कार्बन टर्मिनल एंड के पास जो बाकी बचा होता है हमारा कांस्टेंट रीजन होता है, किसके साइड, कार्बन टर्मिनल के साइड। तो हमारे नाइट्रोजन टर्मिनल के साइड क्या होता है, वेरिएबल रीजन। याद रखना है हमेशा नाइट्रोजन एंड की तरफ ही हमारा वेरिएबल रीजन होता है, एंड हमारा कार्बन साइड के, कार्बन टर्मिनल की साइड कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है, जो हमारा जो वेरिएबल रीजन क्या होता है, इसका फंक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाते हैं, लेकिन जो मेन जो फंक्शन होता है इसका, वो होता है एंटीजन बाइंड करने का काम होता है। जैसे अब नाम ही वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, जो अलग अलग एंटीजन को के साथ बेसिकली अटैच होते हैं। तो इनका वेरिएबल रीजन का क्या काम है, एंटीजन से बाइंड करना। ठीक है, जो कांस्टेंट रीजन होते हैं ये हमारे कॉमन हो सकता है अलग अलग एंटीबॉडीज के अंदर, लेकिन जो हमारा वेरिएबल रीजन होता है ये हमारा यूनिक होता है हर एक एंटीबॉडी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात याद रखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी एल और सी एल। वी हमारा वेरिएबल रीजन को डिनोट कर रहा है और एल फॉर लाइट चेन, वैसे यहाँ पे सी फॉर कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। वैसे यहाँ पे वी एच का मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन और सी एच का मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। वन का मतलब फर्स्ट। ठीक है, क्या फर्स्ट सेकंड क्या होता है आगे देखना। ठीक है, ये था हमारा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन। इसके बाद आप एक और बात ध्यान रखो, जो हमारा वेरिएबल रीजन होता है उसमें भी एक हाइपर वेरिएबल रीजन होता है। क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंटरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। जो हमारा हाइपर वेरिएबल जोन होता है विद इन वेरिएबल रीजन। जैसे मैं एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ कि जो हमारा वेरिएबल रीजन था, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन में डिवाइड किया। इस वेरिएबल रीजन के अंदर भी हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है। क्या होता है, हाइपर वेरिएबल जोन। ठीक है, लाइक ये सपोज वेरिएबल रीजन के अंदर हाइपर वेरिएबल जोन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यही ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आकर एंटीजन बाइंड होते हैं, या आप उल्टा भी कह सकते हो कि जहाँ पे एंटीबॉडीज जाके एंटीजन से बाइंड होते हैं। ठीक है, और इसको ही हमने पिछले लेक्चर से आपने देखा होगा पैराटॉप्स इपीटॉप्स वाला, इसको ही हम पैराटॉप्स कहते हैं। जैसे एंटीजन की बॉडी के ऊपर क्या होता है, इपीटॉप्स, जिससे वो एंटीबॉडी से कनेक्ट होते हैं, या फिर हमारा कह सकते हो आप दूसरे फॉर बॉडी के साथ कनेक्ट होता है, ईपीसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो पैराटॉप होता है ये हमारा एंटीबॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्या करता है, ये हमारा एंटीजन से बाइंड होने में हेल्प करता है। ये क्या होता है, हाइपर वेरिएबल जोन होता है, जिसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंटारिटी डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि जो लाइट चेन होता है वो उसके पास 3 ऐसे स्पॉट होते हैं, और जो हैवी चेन होता है उसके पास 4 स्पॉट होते हैं बेसिकली। ठीक है, मतलब लाइट चेन में 3 सी डी आर होते हैं और हैवी चेन में 4 सी डी आर होते हैं। इसके ऊपर ही एंटीजन बेसिकली आके, ये स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे एंटीजन आके अपना इपीटॉप से ज्वाइन होगा। और एंटीबॉडी के ऊपर क्या होता है, पैराटॉप।
मतलब इपीटोप ऑफ एंटीजन और पैराटॉप ऑफ एंटीबॉडी यहाँ पे ज्वाइन ज्वाइन होती है इसके end से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने कांस्टेंट रीजन का CH1 था, वहाँ पे हम थोड़ी देर पहले देखा था ना, CH1 लिखा हुआ था, उसको हम समझने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमने कांस्टेंट रीजन को भी ना वेरिएबल डोमेन्स में डिवाइड किया, मतलब फोल्डिंग्स, डिफरेंट फोल्डिंग्स होते हैं कांस्टेंट रीजन के अंदर भी, जिसको हम CH1 CH2 CH3 देते हैं। तो जो हमारा IgG IgA और IgD क्लास के एंटीबॉडीज है, उसके अंदर हमारे पास 3 ऐसे कांस्टेंट डोमेन होते हैं, समझ लो आप, मतलब फोल्डिंग है, जैसे एक लंबा सा हैवी चेन है, तो इसके ऊपर कुछ वेरिएबल रीजन हो गया, और जो कांस्टेंट रीजन है उसको भी फर्दर हमने फोल्डिंग्स में डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया, लाइक 1 2 3 ऐसे करके। तो हमारा जो GAD के अंदर 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं, वैसे ही M और E के अंदर 4 कांस्टेंट डोमेन्स होते हैं, ठीक है, हैवी चेन के अंदर, ठीक है। इनके अंदर 3 क्यों होते हैं, इनके अंदर 4 क्यों होते हैं, हम फर्दर समझने वाले हैं, और ठीक है। अभी आप याद रखो, GAD के अंदर 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं, और M और E के अंदर मी है तो 4 होते हैं, ठीक है। GAD के अंदर 3 और मी के अंदर 4, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंज रीजन। एक हमारा हिंज रीजन भी होता है, किसके अंदर होता है, हमारा हैवी चेन के अंदर, ठीक है। लोकेशन क्या होता है, CH1 और CH2। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, CH1 का मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन का फर्स्ट डोमेन, ठीक है। ये वैसे ही कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन का सेकेंड डोमेन, ठीक है। इनके बीच में होता है CH1 और CH2 के बीच में हमारा एक हिंज रीजन होता है, ठीक है। बना किससे हो रहता है, प्रोलीन और सिस्टीन से रिच होता है ये रीजन, ठीक है। ये क्या दोनों है, दोनों अमाइनो एसिड्स है। फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है पूरे एंटीबॉडी को ये, ठीक है। मूव करने में हेल्प करता है आर्म्स को। सेंसिटिविटी मतलब इंजाइमेटिक डाइजेशन इस हिंज रीजन का हो जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, इंजाइमेटिक डाइजेशन और रिडक्शन, जिसमें आप उसको फर्दर समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या इसमें मेन बात क्या याद रखना है, CH1 और CH2 के बीच में होता है, बेसिकली CH1 और CH2 के बीच में हमारा प्रोलीन और सिस्टीन से रिच अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, हिंज रीजन, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और हमने जैसे ऊपर देखा था M और E के अंदर हमने देखा था CH, जो हमारा 1 2 3 4 मतलब 4 कांस्टेंट डोमेन था। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ये जो हिंज रीजन होता है वो एब्सेंट होते हैं, तो इस हिंज रीजन की जगह पे हमारा एक और डोमेन ऐड हो जाता है एज CH4, जबकि GAD के अंदर हमारा जो हिंज रीजन प्रेजेंट होता है, ओके। समझ आ गया अभी कि इसमें 4 क्यों होते हैं, इसमें 3 क्यों होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन, मतलब अगर हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स या फिर इसको रिड्यूस करेंगे, एंड देखेंगे कि कैसा कैसा एंटीबॉडी कहाँ पे टूटता है, बेसिकली एंजाइम का एक्शन देखने वाले एंटीबॉडीज के ऊपर, ठीक है, और रिडक्शन का। तो सबसे पहले हमारा हम रिडक्शन को देख रहे हैं कि मरकैप्टो इथेनॉल अगर रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एंटीबॉडीज का, आपको नाम ही जस्ट याद रखना है, मरकैप्टो इथेनॉल रिडक्शन अगर कर रहे हैं, तो इस रिडक्शन की वजह से जो हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से अगर टूट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, एक लाइट चेन मिलेगा इधर साइड का, एक लाइट चेन इधर साइड का, एक हैवी चेन एक हैवी चेन, तो 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन मिल जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, 4 सेपरेट चेन हो जाएगा, 2 हैवी 2 लाइट। तो ये हमारा था फर्स्ट, मरकैप्टो इथेनॉल रिडक्शन से कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैपीन डाइजेशन। अगर पैपीन जो हमारा एंजाइम अगर किसी एंटीबॉडीज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो पैपीन डाइजेशन की वजह से क्या होगा, सबसे पहले कट साइड क्या होता है, ये हमारा कट करेगा अबव हिंज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये हिंज का डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसके ऊपर कट करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, 2 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं FAB, एक को कहते हैं FC। FAB का मतलब क्या है, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, मतलब यहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है इस फ्रैगमेंट से, तो इसको नाम क्या दे दिया, फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। तो हमारे पास ऐसा 2 फ्रैगमेंट आने वाले, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर कट कट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 FAB आ गया, और जो नीचे का पार्ट बचा उसको क्या कहते हैं, FC, मतलब फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, मतलब FC रीजन को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल। इसको ऐसा नाम भी क्यों दिया, जो FAB होता है वो सॉल्युबल होता है, लेकिन FC रीजन जो होता है वो सॉल्युबल नहीं होता है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट रह जाता है, तो इसलिए इसको फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल नाम दे दिया। इसका
काम क्या होता है, ये होता है बायोलॉजिकल इफेक्टर फंक्शन। ये हम लास्ट में जब फंक्शन ऑफ एफ और एफ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जो एफ होता है मोनोवैलेंट होता है। और बात यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोवैलेंट का मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग एफ फ्रेगमेंट्स दिया है। मोनोवैलेंट का मतलब कि एक ही एंटीजन को ये बाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। या जैसे कंबाइन अगर हम बात करें तो इन दो पैराटॉप्स है इसके पास, एंटीबॉडीज के पास, तो इसका वैलेंसी कहेंगे दो, मतलब डाई वैलेंट है। लेकिन यहाँ पे जब जब हिंज रीजन के ऊपर अगर यहाँ पे कट हो गया जिसकी वजह से दो अलग अलग फ्रेगमेंट बने और ईच फ्रेगमेंट का मोनोवैलेंट हो गया, वैलेंसी एक हो गया कि एक बार में अब एक ही रिपीट ऑफ एंटीजन इससे आके बाइंड हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा पैपी पापेन डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पेप्सीन डाइजेशन। पेप्सीन डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले कट कहाँ पे होगा, बिलो द हिंज डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, एक तो एक ही हमारे पास एफ ए बी मतलब फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग मिलेगा जिसका वैलेंसी क्या है, दो वैलेंसी। इसको लिखते कैसे हैं, वन एफ ए बी लास्ट में टू, मतलब एक ही मिलेगा फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, लेकिन उसका वैलेंसी दो होगा। जैसे हमने दो वैलेंसी क्यों होगा कि हमारे पास यहाँ पे दो पैराटॉप है, बेसिकली दो इपीटॉप ऑफ एंटीजन आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस फ्रैगमेंट से, ठीक है। और जो बाकी का जो नीचे का पार्ट था एफ सी रीजन यहाँ पे नहीं बनता, ये स्मॉल पेप्टाइड में टूट जाता है। एफ सी रीजन डाइजेस्ट हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब जैसा हमने पहले देखा था कि एफ ए बी रीजन था वो सॉल्युबल हो जा रहा था, लेकिन अभी हमारे पास बेसिकली जो डाई वैलेंट एफ ए बी आया है वो हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बेसिकली इसका इसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, याद रखना है। अब देखो हम एक बार दोनों चीज़ों को एक बार कंपैरिजन टेबल में डाल ले और फटाफट एक बार रिवाइज कर ले। लास्ट टाइम के लिए भी आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा टेबल है कि सबसे पहले पापेन और पेप्सिन। पापेन में क्या होता है कि ये कट लोकेशन कहाँ होगा, अबव हिंज होगा। इसमें क्या होगा, बिलो हिंज होगा। इसको याद कैसे रखेंगे, देखो कितना सुंदर सा ट्रिक है। पापेन में पी ए आता है तो कट कहाँ होगा, अबव होगा हिंज रीजन से। पेप्सिन में क्या होगा, पी ई होता है तो बिलो हिंज रीजन। याद हो गया फटाफट, इससे इस मेमोरी ट्रिक से तो जरूर याद हो जाएगा अभी आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमारे पास टू एफ ए बी आता है, एक एफ सी हो जाता है, लेकिन इसमें एक ही एफ ए बी होता है लेकिन उसका वैलेंसी दो होता है, ठीक है। इसमें जो एफ ए बी होता है उसका वो मोनोवैलेंट होता है, इसमें ये डाई वैलेंट है लास्ट में, जिसको ऐसे लिखते हैं। एंटीजन बाइंडिंग क्या होता है, इसमें मोनोवैलेंट होता है, जैसे बाईवैलेंट हमने अभी बात किया। एफ सी रीजन होता है, इसमें इंटैक्ट होता है लेकिन इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये था हमारा पापेन और पेप्सिन एंजाइम का डाइजेशन से एंटीबॉडी के ऊपर इफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एफ ए बी रीजन और फंक्शन ऑफ एफ सी रीजन। तो सबसे पहले एफ ए बी की बात करें तो हमने जैसे पहले भी बात किया था, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, बाइंड टू एंटीजन फॉर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे करें वो अभी समझ लेते हैं। हमने अभी तक देखा था ना कि ये एंटीजन से बाइंड कैसे करता है अपने वेरिएबल रीजन से, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, अभी देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऐसे प्रोवाइड कर रहा है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, बाइंड हो जाता है बेसिकली किसी भी वायरस। वायरस के ऊपर क्या होगा, हमारा एंटीजन होगा, तो ये एंटीबॉडीज जाके उस एंटीजन से बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अब किसी और दूसरे वायरस, जो इन्फेक्टेड सेल है वो किसी और नॉर्मल सेल से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कांटेक्ट करने के लिए उसके पास यही था ना, बेसिकली एंटीजन ही थे जो उसके सेल के ऊपर प्रेजेंट है, तो बाइंड कर जाता है जिसकी वजह से वायरस अब दूसरे सेल को नहीं इन्फेक्ट कर पाता। और एक और काम क्या करता है, इसको टैग भी कर देता है इस सेल को, ताकि इससे जुड़ने के बाद ये सिग्नल भेजता है कि इसको आके अभी दूसरे सेल जो होते हैं हमारे फैगोसाइटिक सेल, वो आके इसको डिस्ट्रॉय भी करने लगते हैं। तो प्रोटेक्शन आपको समझ आ गया, बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन कर रहा है। जो ये एंटीजेंस थे वायरस सेल के ऊपर उसको जाके न्यूट्रलाइज करते हैं, जाके ये दूसरे सेल से ना जुड़े और ना ही उनको इन्फेक्ट करे, ठीक है। कौन से रीजन से जुड़ता है, वेरिएबल रीजन। बेसिकली हमने देखा था एफ ए बी में वेरिएबल रीजन से हमारा जुड़ता है। वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ एफ ए बी रीजन। जैसे मोनोमेरिक एंटीबॉडी वैलेंसी क्या होता है, दो, मतलब अगर कोई मोनोमेरिक एंटीबॉडी, मोनोमेरिक की कितने एंटीबॉडीज एक साथ रखते हैं। अभी हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे तो हम देखेंगे मोनोमेरिक होते हैं, डाइमेरिक होते हैं, पेंटामेरिक होते हैं, मतलब एक साथ कितने एंटीबॉडीज
रहते हैं, लाइक पेंटामेरिक का मतलब 5 एंटीबॉडी एक साथ चिपक के रहते हैं, ठीक है। तो मोनोमेरिक मतलब एक एंटीबॉडी अकेला रह रहा है और उसका वैलेंसी 2 है, वैलेंसी 2 होता है मतलब वो 2 एंटीजन के इपिटोप से जुड़ सकता है, ठीक है। तो वैलेंसी हमने तो अच्छे समझ लिया। तो ये बात आपको समझ आ गया एफ का फंक्शन क्या था, प्राइमरी फंक्शन क्या था, एंटीजन से जुड़ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, कैसे जुड़ता है, अपने वेरिएबल रीजन के साथ जुड़ता है, और वैलेंसी क्या होता है, इसका 2 होता है, मोनोमेरिक एंटीबॉडी का वैलेंसी हमारा 2 होता है। अब हम बात करते हैं एफ सी रीजन, जो एफेक्टर मैकेनिज्म हम पहले मैंने बोला था कि बार लास्ट में समझने, और वो अभी समझने वाला हूँ। एफेक्टर मैकेनिज्म होता है एफ सी रीजन का। सबसे पहले क्या होता है, इसका सेकेंडरी इफेक्ट आफ्टर एंटीजन बाइंडिंग, इसका इफेक्ट आता है, मतलब एंटीजन एक बार पहले बाइंड कर जाएगा, देन ये इस रीजन का काम आता है। क्या काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट पाथवे हम अच्छे से फर्दर लेक्चर में देखने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो इस इम्यून रिस्पॉन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं, कैसे, इस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में। जैसे हमने देखा था ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए फ्लैग कर देता है सेल्स को, तो ये अपने एफ सी रीजन से ही कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को यहाँ पे बाइंड करवाता है, देन एक चेन चलता है एंड लास्ट में फैगोसाइटोसिस हो जाता है इस सेल का, ठीक है, बाय द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो कॉम्प्लीमेंट उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन बेसिकली। तो ये एफ सी रीजन से ही हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके जुड़ते हैं और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो जाता है बेसिकली। तो फर्स्ट फंक्शन था कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। सेकंड था सेल बाइंडिंग। ये एफ सी रीजन से ही जो एफ एफ सी रिसेप्टर होते हैं बेसिकली फैगोसाइट्स के ऊपर, नेचुरल किलर सेल के ऊपर जाके ये बाइंड होते हैं बेसिकली। तो एफ सी रीजन का दूसरा फंक्शन क्या है, सेल बाइंडिंग में विथ फैगोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लासेंटल ट्रांसफर। प्लासेंटल ट्रांसफर में हमारा जो आईजीजी टाइप का हमारा जो एंटीबॉडीज आता है वो प्लासेंटा तभी पास कर सकता है जब उसका एफ सी रीजन ट्रोफोब्लास्ट के रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा एंड देन उसको यस सिग्नल मिलेगा, देन ही वो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, ठीक है। तो ये हमारा 3 रोल था एफ सी रीजन का, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शन हो गए, और हमने पहले स्ट्रक्चर देखा था, अभी हमने फंक्शन भी देख लिया एंटीबॉडीज का। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यही तक रखते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने शॉर्ट में कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले देखा इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये कहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में आते हैं, गामा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन में आते हैं, ठीक है। 20 to 25% ऑफ सीरम प्रोटीन यही होते हैं, ठीक है। बेसिक यूनिट, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, दोनों होने चाहिए आइडेंटिकल, ठीक है। जो हैवी चेन को डिटरमाइन को क्या करता है हमारा, आईजी मतलब एंटीबॉडी के क्लास को डिटरमाइन करता है। हैवी चेन का टाइप हमारा एंटीबॉडी के क्लास को डिटरमाइन करता है। और लाइट चेन हमारे पास कौन कौन से हैं, कापा और लैम्डा, ठीक है। हाइपर वेरिएबल रीजन होते हैं जो कि पैराटॉप को फॉर्म करते हैं, जिससे इपीटॉप ऑफ एंटीजन आके बाइंड करता है। एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ा था कि आईजीएम और ई के अंदर हिंज रीजन नहीं होता, जिसकी वजह से उसके पास एक एक्स्ट्रा CH4 होता है, ठीक है। पैपिन और पेप्सी का एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन या फिर रिएक्शन हमने देखा। पैपिन क्या करता है, एबॉव PA है ना, तो एबॉव हिंज रीजन करेगा और 2 FAB और एक FC रीजन बना देगा। और पेप्सिन PE है तो बिलो हिंज करेगा और एक FAB ही बनाएगा, लेकिन वो मोनोवैलेंट नहीं होगा, डाई वैलेंट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा एंटीबॉडी का फर्स्ट लेक्चर, और इसके बाद हमारा 2 और लेक्चर आने वाले हैं एंटीबॉडीज़ को, जिसमें हम आराम आराम से एंटीबॉडीज़ को कवर करेंगे इन डिटेल और एकदम आसान वे में, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंटीबॉडी पार्ट 2।